नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन के बारे में। दरअसल जब अनुराग जैन मुख्य सचिव के लिए तय किए गए थे, तभी से ये अनुमान था कि अब मध्य प्रदेश की नौकरशाही की नकेल कसी जाएगी। असल में जो सवार होता है, घोड़े उसी के हिसाब से काम करते हैं। नौकरशाही पर सवारी करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका चीफ सेक्रेटरी की होती है, क्योंकि नौकरशाही के मुखिया होते हैं। अगर मुखिया सख्त है, ईमानदार है और पब्लिक वेलफेयर पर उनकी नज़र है, तो फिर जो चीज़ कही जाती थी कि हम डंडा लेकर निकले हैं, ठीक कर देंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे, वो बात कहने की नौबत कम आएगी। और आज हम इस पर बात करेंगे कि जन शिकायतों के मामले में जो सीएम हेल्पलाइन की भी शिकायतें होती थी, जन शिकायतें होती थी, उसमें पिछले कई सालों से ये था कि ज़बरदस्ती शिकायतें ख़त्म कराई जाती थी। फर्जी रिपोर्ट लगाई जाती थी कि शिकायतों का समाधान हो गया, निराकरण हो गया, और जो लोग पीड़ित पक्ष होते थे वो शिकायतें करते रह जाते थे, और जो एक तरह से सक्षम लोग होते थे उनकी दादागिरी चलती रहती थी। आज जब इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुख्य सचिव ने कल इस मुद्दे पर सीधे बात की कलेक्टरों से, और उसमें उन्होंने जो अच्छा काम कर रहे थे उनकी पीठ थपथपाई, और जहां शिकायतें थी, जो जिले फिसड्डी थे, उनको डांट फटकार भी लगाई, और कुछ जगह सख्त कार्रवाई भी की। उसमें कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, 2 एसआई को नोटिस दिए गए। विद्युत महकमे की बात करें तो अधीक्षण स्तर के यंत्री को एक तरह से डांट डपट भी हुई। तो ये तो शुरुआत है। इससे तेवर पता चल गए कि अब जब अगली बैठक होगी तो अनुराग जैन के तेवर शायद इससे भी तीखे होंगे। हम कह सकते हैं कि वो प्रशासन को एक तरह से वैसा कर रहा है कि कोई कुम्हार मटके को जब गढ़ता है तो एक हाथ वो नीचे लगाता है, ऊपर से उसको ठोंकता भी है। तो जहाँ गड़बड़ी है वहाँ वो सख्त है, और जहाँ थोड़ा सा बेहतर काम है वहाँ वो प्रशंसा भी कर रहे हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि यही एक रास्ता है जो सरकार को, प्रशासन को गुड गवर्नेंस की तरफ ले जाए। बीजेपी का नारा था स्वराज से सुराज की तरफ, यानी सुशासन की तरफ। विस्तार से बात करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे साथी और सामाजिक और राजनीतिक सरोकार से जुड़े डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, आपका स्वागत है। स्काइप पे हमारे साथ 2 साथी जुड़े हैं। दिल्ली एनसीआर से सामाजिक सरोकार से जुड़े श्री नागेंद्र सिंह परमार जी, और वरिष्ठ पत्रकार साथी श्री देवदत्त दुबे जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं असल में दिल्ली से इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि दिल्ली में भी देश की राजधानी है। वहाँ बहुत बड़े वादों के साथ दिल्ली सरकार जो बनी थी आम आदमी पार्टी की, उसको भी नागेंद्र जी आपने देखा है और देख भी रहे हैं। दिल्ली में जो सरकार है केंद्रीय, उनके कामकाज के तरीकों की आप तक जानकारी आई होगी। और फिर एनसीआर में यूपी की भी बात हम कर सकते हैं, हरियाणा की बात कर सकते हैं, और राजस्थान की बात भी कर सकते हैं, पंजाब की। 4-5 राज्य वहाँ से जुड़े हुए हैं। आपकी राय, अगर किसी प्रशासन का मुखिया, मुख्य सचिव अगर सख्त है, तो फिर ये मान लीजिए कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर, कलेक्टर, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। आपकी इस पर राय नागेंद्र जी? जी राघवेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे अगर घर का जो मुखिया है वो अगर जवाबदेही तय करता है, वो अगर नियम कायदे कानून के हिसाब से चलता है, तो सारा परिवार फिर उसी हिसाब से उसी सांचे में ढल जाता है। यही प्रारूप बड़े रूप में सरकारों का होता है कि सरकार का मुखिया है, जो मुख्यमंत्री है या मुख्य सचिव है, वो जिस तरह का कर्तव्य के लिए या कानून के पालन के लिए या मानव अधिकार के लिए जो भी चीजें तय करती है वो निचले स्तर तक जाती है। देखिए, भारत वो देश है जो कुछ एक वर्षों बाद हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने जा रहे हैं, या सरकारों का प्रयास ऐसा है। तो जी जब हम अपने आप को विकसित राष्ट्रों के साथ जुड़ा हुआ देखना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ सेवाएं भी उसी तरह होना चाहिए। और कई राज्य सरकार इसकी ओर प्रयासरत भी हैं। जैसे दिल्ली में भी है कि राइट टू सर्विस के अंतर्गत कुछ सेवाएं हैं। हरियाणा का भी अपना राइट टू सर्विस एक्ट है, जिसमें काफी सेवाएं हैं, 100 के करीब सेवाएं हैं। राजस्थान में भी हरियाणा लोक सेवा गारंटी अधिनियम है, जिसमें 108 के करीब से ज्यादा सेवाएं हैं। और आम आदमी का मुख्य वास्ता इन्हीं चीजों से पड़ता है। ना तो उसे सीएलयू कराना होता है सरकार से, ना किसी तरह के लाइसेंस लेने होते हैं, जैसे खनन के लेने होते हैं या शराब के या किन्हीं अन्य। उनके लिए तो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, उनके लिए वो सुविधाजनक तरीके से उनके लिए हो जाए, पारदर्शी तरीके से हो जाए, किसी तरह का उनमें लेन देन ना हो,
ना उनको बार बार भटकना पड़े, वही उनकी मुख्य जिम्मेवारी रहती है। तो सरकारों की ये जरूरी है कि अगर वो पारदर्शी शासन चाहती हैं, वो सुदृढ़ शासन चाहती हैं, वो लोकाचार चाहती हैं, वो प्रभावी शासन चाहती है, तो उन्हें इन सेवाओं को जनता को देना चाहिए। अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, बिल्कुल तय होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मानव अधिकारों का सम्मान होना चाहिए, मानव की आवश्यकताओं का सम्मान होना चाहिए, समाज की आवश्यकताओं का सम्मान होना चाहिए। ये सबसे बिल्कुल जरूरी चीज है किसी जी भी शासन को अच्छी तरह से चलाने के लिए। जी और गुड गवर्नेंस है तो हैप्पी इंडेक्स भी होगा और ईज ऑफ लिविंग का भी प्रभावी होती है, उसमें दिखाई देती है। नागेंद्र जी, दरअसल आम आदमी की जो दो चार चीज़ें होती हैं जिनसे उनका रोज़ वास्ता पड़ता है। हम कह सकते हैं कि नगर निगम, नगर पालिकाएँ, फिर कलेक्ट्रेट की हम बात करें, जिला कलेक्टर का मुख्यालय, तहसील की हम बात करें जहाँ लोग किसान जाता है और अपने तहसील के कागज़ वागज जो खेती के होते हैं वो ठीक कराने जाता है। इसके बाद फिर होती है शिक्षा और स्वास्थ्य। अगर इस पर सरकार की नज़र है तो फिर आम आदमी को लगता है कि बस राम राज्य आ गया। अगर वो नगर निगम में जाता है, उसका सर्टिफिकेट बन जाते हैं, उसका प्रॉपर्टी टैक्स जमा हो जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स की शिकायत अगर वो करता है तो वो अगर सुलझ जाती है तो लगता है कि बहुत बढ़िया है। शहर में या गांव में, कस्बे में सफाई हो जाती है, उसे लगता है कि बेहतर है। अगर वो बिजली की शिकायत करने गया और वो ठीक हो जाए तो शहर का और किसान दोनों ठीक हो जाते हैं, और उद्योगपति भी बिजली की दिक्कतों से कई बार दो चार होते हैं। तो अगर ये दो चार महकमे ठीक हो जाए, जिस पर लगता है कि चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस दिख रहा है, हमें लगता है कि इसके नतीजे बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन 2-3 महीने में दिखना शुरू हो जाएंगे कि सड़क, स्वास्थ्य और हम कहें कि कलेक्ट्रेट की बात करें, शिक्षा की बात करें, यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो स्थिति है वो सुधार की इसमें दरकार है। मैं देवदत्त जी आपके पास आऊँगा कि ये जो सारा मामला है, लोग कहते तो हैं बीजेपी की सरकार जब आती है कि गवर्नेंस की बात होगी, हम सुशासन की बात करेंगे, लेकिन आप देखिए कि कई बार हमने सुना है कि कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर ऑफिस में कोई मिलता नहीं है। किसान अगर तहसील में जाता है तो उसकी ज़मीन खरीदने के नामांतरण से लेकर रजिस्ट्री तक में उसको रिश्वत देनी पड़ती है। कई चीज़ों में वो बड़ा परेशान रहता है। अगर इन चीज़ों का इलाज हो गया तो ऐसा लगेगा कि अब मोहन यादव की सरकार जनता के जो मुद्दे हैं उसको ठीक करने में जुट गई है, और अनुराग जैन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपकी राय? देखिए, लगातार प्रदेश में अफसरशाही हावी होने के आरोप लगते रहे। यहाँ तक कि भाजपा संघ समन्वय बैठक में भी ये मुद्दा उठता था कि अफसरशाही हावी है, विपक्ष आरोप लगाता था। लेकिन जब से अनुराग जैन मुख्य सचिव बने हैं, तब से उन्होंने कसावट लाने का पहले दिन से ही प्रयास शुरू किया, और कुछ कुछ परिणाम भी दिख रहे हैं कि कलेक्टर खुद वो सूची लेके मिला रहे हैं कि हितग्राही कौन कौन थे। पिछले दिनों ये सब खबरें सुर्खियों में बनी, और अभी जिस तरह से जन समस्याओं के निराकरण की उन्होंने मॉनिटरिंग की है। आपने ये बात सही की कि बहुत छोटी छोटी समस्याएं लोगों की होती हैं, और उसके लिए वो महीनों चक्कर काटते हैं बहुत छोटी समस्या के लिए। जो बिजली की, पानी की, सड़क की, कोई गड्ढा है महीनों से रहा आएगा, कोई ध्यान नहीं देगा। कहीं कोई गुमटी रखी जा रही, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिर बाद में नींव खुद के मकान बन जाएगा, फिर उसको अतिक्रमण बता के उसको बुलडोजर लेके ढहाएंगे। पहले नहीं करेंगे कि जब ये क्या इतने अमला है। जो किसानों का तो आप देखते हैं कितना बुरा हाल होता है। यहाँ तक कहा जाता है कि किसान की किस्मत दो बार लिखी जाती है, एक बार भगवान लिखता है, फिर नीचे पटवारी लिखता है, क्योंकि वो कब कहाँ से जरीब निकाल के कर दे, वो नामांतरण के लिए भटकते। ऐसी बहुत सारी समस्याएं छोटी छोटी, यदि इस पे कसावट ला दी प्रशासनिक स्तर, निचले स्तर पर, तो मुझे लगता है ये बड़ी उपलब्धि होगी और आम आदमी को बड़ी राहत होगी। और जिस तरह से अभी तक का अनुराग जैन जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे लगता तो है, उम्मीद है कि वो एक कसावट लाने में सफल होंगे। आपने देखा होगा कि वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ थे। तो अभी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में जब गडकरी मध्य प्रदेश आए थे, तो उन्होंने अपने संबोधन में 8 या 9 बार ऐसा जिक्र किया इनके नाम का कि ये समस्या आई, अनुराग जैन ने ये समाधान बताया, ऐसा करके। तो यदि उनको समाधान की भावना है तो हर समस्या का समाधान है ही। बस यदि भावना है और उसको वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों में कसावट ला दें, उनमें जवाबदेही तय कर दें। जैसे अभी 2-3 बैठकों में हुई है, तो इसके निचले स्तर पर कई बार सुनाई भी देता है कि वो हमें समय पे ऑफिस जाना, अरे ये काम निपटा लो, नहीं तो कोई मुख्य सचिव के यहाँ शिकायत कर देगा। तो यदि ये सब होने लगा है
तो उम्मीद कर सकते हैं हम सब लोग कि अब आगे से अफसरशाही के आरोप न लगे। आम आदमी जब घर से निकले इस उम्मीद में तहसील या जहाँ भी जाए, नगर निगम, नगर पालिका, कि हमारी समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई बड़ी समस्या होती नहीं, बहुत छोटी समस्या होती है और उसका हल यदि समय पर हो जाए तो बड़ी राहत वाली खबर होगी। जी। एक बात और है देवदत्त जी, एक और कई सालों से एक बीमारी प्रशासन में चल रही है, वो है एवजी। आप देखिए कि कलेक्टर ऑफिस में एक बाबू अपना एवजी बैठाकर खुद अपने दूसरे काम करता है, स्कूल में शिक्षक एवजी बैठाकर खेतों में काम करता है या दुकान चलाता है। ये जो एवजी हैं, आरटीओ में देखिए कि एवजी यानी एक समानांतर सरकार या समानांतर प्रशासन चल रहा है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि करप्शन की, भ्रष्टाचार की ये बड़ी एक तरह से पोल है जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। मैं इस पर जरूर आऊँगा कि रेवेन्यू में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कत ये भी है कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसानों की खेतों के नक्शे हैं, अक्स जिनको बोलते हैं, वो रेवेन्यू में क्या हुआ कि कंप्यूटरीकरण तो कर दिया गया रिकॉर्ड का, लेकिन वो मौके पर जाकर देखते हैं तो फोटो कॉपी को उन्होंने कंप्यूटर में डाल दिया और कहा कि इसका कंप्यूटरीकरण कर दिया गया हमने। अब ये जो कंप्यूटरीकरण किया गया है उससे हो क्या रहा है कि नक्शों में बहुत गड़बड़ी हो रही है, खेतों की नपाई में, खेतों की जो सीमांकन होता है उसमें बहुत दिक्कत जा रही है। और इसमें मध्य प्रदेश में गांव-गांव में अगर कुछ सालों में सुधार नहीं किया गया तो हर गांव में लठ चलने की खबरें आएंगी। ये बात खुद तहसील महकमे के लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश का जो रिकॉर्ड है वो पूरे देश में सबसे बदतर है। इस पर चलिए विस्तार से बात करेंगे, लेकिन जहाँ तक भूपेंद्र जी, सीएस के चीफ सेक्रेटरी की जो तेवर हम थोड़ा सा नेगेटिव होता है, लेकिन जो उनकी प्लानिंग दिखती है, जो उनकी योजना दिखती है, वो धीरे धीरे से ही प्रशासन में जिम्मेदारी लाने की, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है। और अगर प्रशासन को उन्होंने अकाउंटेबल बना दिया तो फिर बहुत सारी समस्या का निदान अपने आप हो जाएगा, जिसके लिए आप देखिए कि गली मोहल्ले में जो लोग होते हैं वो राशन कार्ड के लिए परेशान होते हैं, पार्षद के पास जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं। गांव में देखिए तो वो झुग्गी बस्ती की जो चीज़ होती है, सरकारी मकान होते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसके लिए बहुत सी रिश्वतखोरी की बात होती है। हमने चर्चा में ये भी एक बार जिक्र किया था कि जब चीफ सेक्रेटरी आए थे तो भोपाल की जो मेट्रो जो है उसकी डिज़ाइन में बड़ी गड़बड़ थी, फ्लाईओवर की डिज़ाइन में बहुत गड़बड़ी थी। तो इन सब बातों पर चीफ सेक्रेटरी ने आते से ही बड़ा एक्शन लिया था और इसकी जांच के आदेश दिए थे। तो हमें लगता है कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और इसका लगता है कि अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। आपकी राय? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए क्या होता है कि जो समस्याएं हैं, जो भी शासन की योजनाएं चलती हैं, उस शासन की जो योजनाएं बनती हैं वो आबादी के हिसाब से गरीबी रेखा पे बनती हैं और उन सिस्टम को इम्प्लीमेशन करने के लिए प्रशासन तंत्र चाहिए और उसमें विसंगति दूर करने के लिए भी प्रशासन चाहिए। अब सरकार जो योजनाएं, लगभग पीडीएस की जो 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, रेवेन्यू फैक्टर है, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान कार्ड की योजनाएं हैं और आप शिक्षा की में विभिन्न योजनाएं मैं रुकूंगा। स्वास्थ्य के लिए जो आयुष्मान कार्ड की योजना है, इसमें भी बहुत बड़ा घपला है। अस्पतालों में और आयुष्मान कार्ड वालों के बीच में एक आदमी का इलाज होता है और 4 आयुष्मान कार्ड को वो उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक बहुत माने इतना बड़ा स्कैम है कि देशव्यापी स्कैम है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये घोटाले प्राइवेट अस्पताल वालों के यहाँ चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो शासन जो पैसा भेजती है वो हितगाही के लिए भेजती है, जो उसके लिए लाभकारी है, लेकिन वो उसके बीच में आपने अभी जिस बताया कि पैरेलल सरकार या पैरेलल कर्मचारी समांतर रूप से जो काम करते हैं और वो सेटिंग कर लेते हैं। अब जैसे उसको एक नॉर्मली किसी चीज़ के लिए भर्ती किया और उन्होंने उसका 1 लाख 2 लाख का बिल बना दिया, वो सरकार की तरफ से हो। लेकिन जब ये नैतिक जिम्मेदारियां जब तय होती हैं तो देखिए सरकार हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी का ज़माना है। इस समय ऐसी विधियां हैं जो सोशल मीडिया की हो, चाहे फ़ोन से हो, ऐसी योजनाएं जो चालू लागू की गई सरकार ने, जिनकी योजनाओं के द्वारा एक सामान्य, चाहे शिक्षित हो और अशिक्षित, दोनों लोग उस पर अपने अपने उस लेवल पे अपनी अपनी जानकारियां दे सकते हैं, जिसके सरकार संज्ञान ले और संज्ञान लेने के बाद उस पर एक समांतर एक कार्रवाई करे। उस कार्रवाई में क्या होता था कि जो भी होता था नीचे के अधिकारी जाते थे, जैसे आप देख लें मुख्यमंत्री योजना थी जो शिकायत वाली, तो उसमें क्या है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक जाती थी। सीएम हेल्पलाइन जिसको कहते हैं कि समाधान ऑनलाइन।
हाँ, समाधान ऑनलाइन। तो जो ये था, तो उसमें जिस तरह से जो लेवल था, और उसके बाद वो शिकायत 21 दिन बाद या 1.5 महीने बाद क्लोज कर देते, तो व्यक्ति की कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन जब ये योजना आई थी, जब लोग वह बहुत लाभान्वित हुए, तो और काफी कुछ उत्साह आया था जनता के प्रति। लेकिन जैसे जैसे ये योजना चलती गई आगे आगे, और उसके क्रियान्वयन में बिल्कुल एक सा अधिकारी लोग सब एक तरह से हो गए, और वो हितग्राही को कोई फायदा नहीं हो पाया। लेकिन जो इस तरह से जो पहल की गई, और जिस तरह से सीएस ने आते साथ ये कहा गया कि कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी, उन्होंने रेवेन्यू के संबंध, और भारत जैसे विकसित देश में, जो विकासशील देश है, इस देश की जो आबादी है और इसमें जो लोकतंत्र है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर जनता के व्यक्ति की समस्याएं बहुत छोटी हैं, लेकिन बहुत भी महत्वपूर्ण भी हैं। जैसे उसके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशन कार्ड बनना, उसको अनाज मिलना, और जो महत्वपूर्ण ग्रामीण में है, खसरा और खतौनी में उसके नामांतरण में सही जानकारियां मिलना, उसके सही नामांतरण होना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत जैसे देश में। और इसकी जब समस्याएं जब ही हो सकती हैं जब ऊपर से प्रशासनिक गतिविधियां जब सही हो, वो हॉनेस्टली हो, और उनको लगातार वॉच करेंगी, और उनमें जो अच्छे लोग होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा, और जो लापरवाही कर रहे हैं उनको दंडित किया जाएगा। तो जो उसके बीच में होंगे तो निश्चित रूप से, दरअसल यही बात है कि जो अकाउंटेबिलिटी की जरूरत थी, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की, अब वो जिम्मेदारी तय करने की बात दोबारा शुरू हो रही है। इसका मतलब कि अगर नामांतरण का आवेदन तहसील में आया है और उसमें सब कुछ चीज़ें ठीक है, तो फिर नामांतरण क्यों नहीं होता है? हर नामांतरण, चाहे छोटी 1 एकड़ का हो चाहे 10 एकड़ का, प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें रिश्वत ली जाती है। मुझे लगता है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात हो रही है समाधान ऑनलाइन के मामले में, जो नागेंद्र जी, योजना बड़ी अच्छी थी, सीएम हेल्पलाइन की बात करें, समाधान ऑनलाइन, ये सब बात करें। दरअसल शुरुआत में तो जब योजना आई तो लोगों ने बहुत उत्साह से काम किया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो भ्रष्ट लोग थे उनके लिए कमीशनबाजी खत्म हो गई, और फिर सब इकट्ठे हुए और सब ने एक तय किया कि इसमें लापरवाही करो, इसको पेंडिंग करो, ताकि फिर से पैसा मिलना शुरू हो जाए। तो चाहे वो मामला स्कूल शिक्षा का हो, समाधान ऑनलाइन की, रेवेन्यू की हम बात करें, वहाँ पर पूरे तंत्र ने एक गठजोड़ बनाया और पूरे सरकार की जो योजना थी उसको एक तरह से गड्ढे में डाल दिया, डंप कर दिया, और फिर सब चीज़ें बेकार सी हो गई। आपकी राय कि कोई भी प्रशासक अगर तय कर ले तो फिर लगता नहीं है कि चीज़ें सुधरने न पाए, सवाल सिर्फ नियत का है, और इस मामले में अनुराग जैन जी की नियत अभी तो ठीक दिखाई दे रही है। जी राघवेंद्र जी, देखिए इसमें तो कोई बात नहीं कि जो आप बता रहे हैं, जैसे अनुराग जी ने जो शुरुआत करी है वो निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन शुरुआत है, और ये समय की आवश्यकता भी है। देखिए, भारत का लोकतंत्र की आयु 75 साल से ज्यादा हो गई है। अब वो पीढ़ी आ गई है जो लोक लुभावन वादों पे और योजनाओं पे वोट नहीं देती। युवा पीढ़ी का एक तबका ऐसा है जो चाहती है पारदर्शी शासन हो, भयमुक्त शासन हो, सुशासन हो। उसके नाम पे वो सरकारों का मूल्यांकन करती है। दिल्ली एनसीआर के आसपास आप देखिए, योगी सरकार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां कानून व्यवस्था सबसे बड़ा विषय था और उसमें उन्होंने सुधार किया तो सरकार रिपीट हुई। आज भी जब सर्वे होते हैं सरकार के मूल्यांकन के, तो योगी सरकार को सबसे ज्यादा नंबर इसी बात के मिलते कि वो कानून व्यवस्था को सुधार पाई। हरियाणा जैसा राज्य है जहां 5 साल में जनता एक सरकार से उब जाती थी, अगर वहां तीसरी बार एक सरकार आ रही है तो उसका कारण सुशासन ही है, गुड गवर्नेंस ही मानिए आप। जहाँ नौकरियों में भेदभाव होता था या लेन देन हुआ करता था वो बंद किया गया है। जाति वर्ग के भेदभाव को बंद करके सबको समान अवसर दिए गए हैं। दिल्ली में भी केजरीवाल की सरकार ने शिक्षा के ऊपर मुफ्त शिक्षा और अच्छी प्रभावी शिक्षा देना और मोहल्ला क्लिनिक जैसे, हालांकि ये देखने की बात है कि मोहल्ला क्लिनिक ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात थी, लेकिन फिर भी लोगों में एक आशा जगी, तो लोग बार बार उस सरकार को रिपीट भी करते हैं। तो ये सरकारों को भी समझना ही पड़ेगा कि जब तक हम जनता के लिए सुशासन नहीं लाएंगे, गुड गवर्नेंस नहीं देके जाएंगे, तो हमारा दोबारा आना शासन में या सरकार में संभव नहीं है। ये समय की आवश्यकता है आप सबको। नागेंद्र जी, ये तो हर सरकार चाहती है, हर पॉलिटिशियन चाहता है कि वो दोबारा सरकार में आए, लेकिन उसको फ्लॉप करते हैं अधिकारी और तंत्र के लोग। वो नहीं कहता कि आप जनता के काम ना करो, लेकिन उन अधिकारियों को हैंडल करने के लिए चीफ सेक्रेटरी नाम का एक पद होता है, वो उन अधिकारियों का मुखिया होता है। अगर चीफ सेक्रेटरी 24 कैरेट है तो फिर प्रशासन में भी आपको रिजल्ट उतनी अच्छे मिलेंगे। हम बात करते हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़क की और तहसीलों की,
नगर निगमों की, अगर यहाँ पर अनुराग जैन जी कलेक्टरों को, तहसीलदारों को, अस्पताल के सीएमओ को जिम्मेदार, या स्कूल की शिक्षा की हम बात करें तो जो जिला शिक्षा अधिकारी होता है उसको जिम्मेदार बनाने में सफल हो गए, तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश में सुशासन की बात नीचे तक महसूस करेंगे लोग, शहर से लेकर गांव तक। ये अगर कर पाया, जिसकी लग रहा है कि शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई है। देवदत्त जी, आपकी राय कि अगर ये स्थितियां बेहतर हो गई सीएम हेल्पलाइन या समाधान ऑनलाइन के जरिए, तो फिर इसके रिजल्ट बड़े जल्दी लोग महसूस करेंगे। नहीं, इनके रिजल्ट भी महसूस करेंगे, बड़ा मानवीय काम हो जाएगा। आप देखें कि प्रसूति का डिलीवरी होना है, डायल 100 लगा रहे, 180 को कर रहे, एम्बुलेंस आ नहीं रही, कि कहीं सड़क किनारे पर्दा लगा के डिलीवरी करा रहे। ये तो ऐसी तुरंत सेवाएं जी बनाई इसलिए गई हैं कि इधर फोन लगाओ, उधर से रिस्पांस आ जाए। ऐसे सीएम हेल्पलाइन में कितनी शिकायतें पड़ी रहती है, एक शिकायत को 8-8, 10-10 बार कर रहे लोग, रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। तो यदि ये छोटे छोटे काम हो जाएंगे तो एक माहौल बनेगा, एक लोगों को राहत महसूस होगी, और इससे कोई बड़ी अपेक्षाएं लोगों की होती नहीं। और वो अपेक्षाएं आम आदमी भी जानता है कि आप आजकल नौकरी कोई की लगा नहीं सकता, कोई जमीन वैसी दे नहीं सकता, लेकिन जो खुद की जमीन है वो तो सुरक्षित हो जाए, उसकी कागज बन जाए। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में यदि मानवीय दृष्टि से पहल करते हुए यदि प्रशासनिक कसावट लाने में अनुराग जैन सफल हुए, जैसा कि उन्होंने अपने पदभार ग्रहण करने के बाद तेवर दिखाए हैं, तो ये बहुत एक क्रांतिकारी कदम हो जाएगा प्रदेश के लिए। क्योंकि हम बिल्कुल पिछले 3-4 दशक से, दिग्विजय सिंह के समय से फिर लगातार यही सुन रहे हैं कि अफसरशाही प्रदेश में हावी है, वो ही सब चलाते हैं, कोई सुनते नहीं, के निर्णय भी ऐसे कराते हैं। यदि इस पर लगाम लग जाए जी। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। एक चीज़ और इसमें देवदत्त जी, एक उद्योगपति को बिजली कनेक्शन के लिए जो उन्होंने एक तरह से राशि जमा कराई थी, उसके बाद भी उनका काम नहीं हुआ था, वो राशि लौटाने के लिए भी सीएस ने ये समाधान ऑनलाइन में एक्शन लिया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सिंगरौली में जो ऊर्जा महकमा है, ऊर्जा विभाग के अधीक्षण यंत्री आरपी मिश्रा को भी उन्होंने चेतावनी भी दी और नोटिस जारी किया है। ग्वालियर में जल समस्या का निराकरण नहीं हो पाने पर पीएचई के अधीक्षण यंत्री रोशन बघेल को नोटिस दिया गया है। फिर जिलों की हम बात करें तो उमरिया, शिवपुरी, धार, सिंगरौली, नीमच, राजगढ़, पन्ना में जो जिला प्रशासन है उसके कामों पर उन्होंने आक्षेप लगाया और कहा कि ये कामकाज जो है बहुत ही निचले स्तर का रहा। वहाँ एक तरह से उन्होंने फिसड्डी कहा, ये बात हम कह सकते हैं। रतलाम, खरगोन, ग्वालियर में छोटी छोटी समस्याओं में देरी होने पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है, लेकिन सीओर विदिशा में बेहतर काम करने के मामले में सीएस अनुराग जैन ने प्रशासन की तारीफ भी की है। तो दोनों काम उन्होंने किए हैं, जहां जरूरत थी सख्ती की वहां सख्ती दिखाई, और जहां लगा कि थोड़ा बहुत भी बेहतर काम हो रहा है वहां उन्होंने, मुझे लगता है कि तारीफ भी की है। लेकिन ये तारीफ बहुत दिन तक नहीं चलेगी, अगली बैठक में वो बहुत ताकत के साथ और कड़ी कार्रवाई करेंगे ऐसा लगता है। तो आपका इसमें अनुमान क्या है, क्योंकि 3 कर्मचारियों को उन्होंने सस्पेंड भी किया है, 2 एससी को नोटिस जारी कर दिए हैं। अब आगे जब भी होगी तो हमें लगता है कि पूरा प्रशासन जो है चाक चौबंद होके इसमें तैयारी से आएगा, और अनुराग जी के पास जो होमवर्क होगा उस हिसाब से उनके सवाल और जवाब, ऐसा लगेगा जैसे कि इंटरव्यू चल रहा है, गड़बड़ की तो आप नौकरी से गए, और अगर अच्छा किया तो फिर आपको प्रमोशन भले ना मिले लेकिन तारीफ तो मिलेगी चीफ सेक्रेटरी की। देवदत्त जी। बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। जैसे खेत में बिजू का खड़ा कर दिया जाता है तो फिर बाकी उसी को देख के लोग जानवर नहीं आते। यदि एक पे कार्रवाई होती तो बाकी सब में वो संदेश जाता है, और सब पे थोड़ी कार्रवाई हो सकती, क्योंकि सबसे काम लेना है। बिल्कुल। वो तो एक भय का वातावरण बना के एक या एक जिम्मेदारी एहसास प्रशासन की करा के। धमक की बात होगी कि प्रशासन में एक ऐसा आदमी बैठा जो आपके कामकाज पर नजर रख रहा है, गड़बड़ी करेंगे तो आपको सजा मिलेगी और अच्छा करेंगे तो प्रशंसा। भूपेंद्र जी, ये एक अच्छी परंपरा की, मैं शुरुआत तो नहीं कहूँगा लेकिन अच्छी परंपरा पुनर्जीवित हो रही है। इस तरह की चीज़ें कम होती थी, और ये जो नवाचार कर रहे हैं अनुराग जैन, हमें बार बार इस बात की खुशी है, हम उनको इसलिए प्रशंसा और धन्यवाद और बात चर्चा करते हैं कि कम से कम इस पूरे अंधेरे में एक रोशनी की किरण में चीफ सेक्रेटरी दिख रहे हैं जो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र प्रक्रिया में 3 तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाए, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका।
तो जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका कोई विधायिका अगर कानून भी बना देगी, नियम बना देगी, लेकिन जब तक कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेशन नहीं करेगी, जनता तक उतारेगी नहीं, उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। और सबसे ज़्यादा बॉडी उसी की होती है और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण कड़ी में अगर सरकार उनको फ्री हैंड देती है और इस तरह से फीडबैक लेके और पुनः, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ को चलाने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। अनुशासन को आप दूसरे पर्याय शब्द में भय या एक नियमबद्ध से कर्मचारियों की अपनी जिम्मेदारी को तय करना होता है। ठीक बात है। और वो जिम्मेदारी तय होगी तो निश्चित रूप से अच्छे कार्य करेंगे और अगर ऊपर से शुचिता होगी तो नीचे भी शुचिता आएगी। ठीक बात है। ये जो बात देवदत्त जी ने शुरुआत में कहा था कि जब ये केंद्र सरकार में काम कर रहे थे तो गडकरी जी जो मंत्री हैं सड़क परिवहन के, उन्होंने उनकी बड़ी प्रशंसा की थी। तो मैं तो चर्चा के आखिरी में सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर किसी राज्य का मुखिया सख्त है, ईमानदार है, यानी हम चीफ मिनिस्टर की बात करें, तो फिर मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार कम होगा। अगर चीफ सेक्रेटरी सख्त और ईमानदार है तो फिर कलेक्टर तक करप्शन कम हो जाएगा। अगर डीजीपी ईमानदार है या सख्त है तो फिर जिले के एसपी बेईमानी कम करेंगे। खत्म होने की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक नई धारा है जिस पर लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और अच्छी खबरें हमको सुनने को मिलेगी। तो सीएम के सख्त तेवर बने रहें और इसका असर भी हमको दिखता रहे। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करूंगा। नागेंद्र जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका बहुत धन्यवाद और भूपेंद्र जी आपका धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में चल लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए